हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए लाई हूँ द विचर के सीजन 2 की एपिसोड नंबर 5। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की एक्सप्लेनेशन। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें कहानी के 2 नए कैरेक्टर से मिलाए जाते हैं। पहला है रेंज, जो कि फॉरबिडन फायर का इस्तेमाल में माहिर होता है। सालों पहले क्लांथा को इस काले घर में बंद कर गया था और तब से यहाँ भस्म हो रहा था। उसके बाद आता है दूसरा कैरेक्टर जिसका नाम है लिडिया, और वो एक जादू करने वाली होती है। जैसे मैंने पहले बताया था, जादू करने वालों के पास अपने ताकत ज़्यादा होते हैं। हाँ, उनके पास सोर्स ज़्यादा होते हैं, लेकिन जादू करने वालों में कोई कमी भी नहीं होती है। ये दोनों जादू करने वाले थे। यहाँ लिडिया रेंज को कहती है कि क्लांथे मर गया है और मेरा बॉस चाहता था कि तुम मेरे साथ काम करो। रेंज को ये काम बहुत आसान लगता है, जिसमें सीरी को पकड़ना और लिडिया को देना शामिल है। लेकिन रेंज को निलगार्डियंस की मदद करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। और यहाँ लिडिया के बॉस कौन है? बहुत संभव है कि वो जो क्लॉक पर अटका हुआ है वो विल्फोर्ड है। मैं जानता हूँ कि इस नाम को सुनने के बाद आप सोच रहे होंगे कि वो एक ब्रदरहुड का जादूगर है, और अगर वो लोगों की भलाई के बारे में सोचता है तो वो सीरी के लिए ऐसा क्यों करेगा, वो हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे। वापस आते हैं असली कहानी में। रेंज खुद को तैयार करने लगती है और लिडिया की बात सुनकर सीरी को ढूंढने लगती है। और पिछले एपिसोड की तरह रेंज ने स्केर को भी किडनैप कर लिया है ताकि वो उसे पूरी तरह से परेशान कर सके और जेराल्ड और सीरी के बारे में पता लगा सके, जो अभी सिंट्रा जाना चाहती थी और ऑलरेडी शिप में थी। वो याद करती है कि यस्केर शायद अभी मुश्किल में होगा, इसलिए वो सिंट्रा जाती है। वेल में रोककर यस्केर की तलाशी में लग जाते हैं। इसके बाद रेंज यहाँ के लोगों से पूछता है और अंत में यस्केर तक पहुँच जाता है। तो रेंज उससे पूछता है, तुम कौन हो? तो येनिफर अपनी पहचान छुपाने के लिए नशा करने का बहाना बनाती है और कहती है कि वो यस्केर की पत्नी है। रेंज उससे और कुछ पूछता है और इस बीच में येनिफर एक जलते हुए स्टिक की मदद से उसके चेहरे पर शराब उड़ा देती है, जो उसके चेहरे को जला देती है। और इस बीच में दोनों उसके सामने से चले जाते हैं। एक मुश्किल खत्म नहीं होती थी कि दूसरी खड़ी हो जाती है। वो यस्केर का पता पूछता है और वो चला जाता है, फिर सैनिकों को बता देता है और राज्य के सैनिक येनिफर को कैदी बना लेते हैं। वो खुद से बचने के लिए बहुत कोशिश करती है, लेकिन उसकी सब कोशिशें नाकाम रहती है क्योंकि उसके पास उसकी कैओस मैजिक नहीं होती है। वो बिल्कुल आम शख्स बन चुकी होती है, लेकिन इसके बावजूद वो अब भी वैन में रहने वाली जादूगर से रब्ता में होती है। येनिफर उसको मिलने का मंत्र याद करती है। उसकी मदद से वो मदर ऑफ फॉरेस्ट को याद करती है और सीधा जंगल के एक झुंड के पास पहुंच जाती है। उससे कहती है कि वो अपनी जादू वापस चाहती है। जादूगर कहती है कि अगर तू अपना जादू वापस चाहती है तो तुझे कुछ करना पड़ेगा, जिसमें लैडर को लेकर जाकर उसको सिंट्रा के दरवाजे पर छोड़ना शामिल। ये था पहली बार जब येनिफर ने आने वाले सिंट्रा की प्रिंसेस सीरी को देखा। उनकी डील में सिर्फ इतना था कि तू सीरी को समहाउ सिंट्रा भेज दे और तू अपना जादू पाएगी। वेल, येनिफर वहाँ से गायब हो जाती है, लेकिन वहाँ के सैनिकों ने तभी यस्केर को पकड़ लिया था। जहाज जेराल्ड के स्ट्राइट से मिलता है, जो उससे कहता है कि ट्रिस्टान ने उसे यहाँ टेलीपोर्ट किया है। फिर दोनों सिंट्रा पहुँचते हैं टूटे हुए मोनोलिथ का तहकीकात करने के लिए, जहाँ उन्हें एक बड़ा होल दिखता है। हाँ, स्ट्राइट ने इन्हें बहुत समय तक पढ़ा था, लेकिन उसने इस तरह का कुछ नहीं देखा था क्योंकि किताबों में इसके बारे में कुछ लिखा नहीं गया था। और अब क्योंकि जेराल्ड को पता था कि वो ब्लैकस्टोन से बाहर आकर मोनोलिथ की जमीन में दबा था, तो ये दोनों इस होल में गिर जाते हैं। लेकिन लंबी तलाश के बाद भी वो कोई सबूत नहीं पाते हैं। मॉन्स्टर इस होल से बाहर आते हैं और वापस ऊपर पहुंच जाते हैं। जेराल्ड को हैरियत होती है कि अगर मॉन्स्टर्स इन मोनोलिथ से बाहर नहीं आए तो फिर वो कहाँ से आया। फिर जेराल्ड एक स्लैंग यूज करता है, जिसके बाद उसे ये याद आता है कि उसने हमेशा पढ़ा था
कि दूसरे दुनिया के जीव इस दुनिया में दूसरे दुनिया के मिलन से आते हैं। ये मोनोलिथ्स वहाँ खड़े तो थे, लेकिन सच ये है कि दोनों दुनिया में एक कॉन्फ्लिक्ट था और बाद में वो अलग हो गई थे। और ये मोनोलिथ्स एक दुनिया को दूसरे दुनिया से जोड़ते हैं, पर एक दूसरे का रास्ता है, जिसे हम एक दरवाजा या टनल भी कह सकते हैं। पर जब सीरी ने पहली बार मोनोलिथ के पास खड़ी होकर जोर से चिल्लाया, तो इतनी ताकत पैदा हुई कि मोनोलिथ ने दूसरे दुनिया का दरवाजा खोल दिया। अगर मैं आसानी से समझाने की कोशिश करूं, तो ये था कि हर बार जब मॉन्स्टर दरवाजे से बाहर आता था, तब उनका इरादा था कि सीरी को मोनोलिथ तक लाए और उसके पावर्स को पूरी तरह से अब्सॉर्ब कर ले, और ये दरवाजा हमेशा के लिए खोल दिया जाए ताकि वहाँ के जीव यहाँ आकर लोगों को खा जाए और अपनी भूख मिटाए। यहाँ विस्मेर को पता लगता है कि अगर सारे एक्सपेरिमेंट्स सही होते हैं तो विचर म्यूटेशन सीरी के खून से बनाया जा सकता है। विचर बनाने का प्रोसेस बहुत आसान था। इसमें कोई भी बच्चा जिसका दिल, दिमाग और हिम्मत मजबूत है, उसमें ये म्यूटेशन लगा दी जाती है। उसके बाद उसे विचर की ताकत मिल जाती है। इसीलिए सीरी विस्मेर को ये कहती है कि अगर विचर म्यूटेशन मेरे खून से बनाया जा सकता है तो उसका पहला टेस्ट मुझ पर ही होगा, क्योंकि मैं भी एक विचर की तरह बनना चाहती हूँ। पहले विस्मेर इस कारण से मना कर देता है, क्योंकि वो तो एक लड़की थी और हमेशा मर्द विचर्स बनता था। लेकिन इस बार वो तैयार हो जाता है। इसके पीछे का कारण ये था कि उसको ये पता है कि उसकी वजह से उसके पास ये शक्तियाँ हैं, लेकिन उनका क्या कारण है और वो क्यों उसकी जिंदगी के पीछे पड़ी है। इसलिए उसको इस म्यूटेशन को पहले अपने आप पर आजमाना था, लेकिन सीरी को इस सब से बहुत परेशानी होती थी। इसीलिए उसने ट्रिस से कहा कि मैं अपने पुरानी यादों में लौट जाऊं और ये जानने की कोशिश करूं कि मुझे ये शक्तियाँ क्यों मिली है। वो इसकी मदद से अपनी पास्ट में जाने की थेरेपी शुरू करती है। इस बीच सब में एक ट्विस्ट आती है कि जब सीरी अपनी यादों में देखती है तो वहाँ के लोग भी उसे देखते हैं। ये बिल्कुल स्ट्रेंजर थिंग्स जैसे हैं। जब 11 ने अपनी यादों में बिली को देखा था, तब बिली ने भी 11 को देखा था कि उसके यादों में ये कौन है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप विचर्स के फैन हैं और आपको ये सीरीज पसंद आती है तो जरूर स्ट्रेंजर थिंग्स देख लेना, क्योंकि वो भी आपको बहुत पसंद आने वाली है। बैक टू द रियल स्टोरी। सीरी अपनी यादों में आने वाले दिनों में पहुंच जाती है जब उसके माँ बाप, पविटा और जोने मरने वाले थे। सीरी देखती है कि उस दिन उनका एक फ्यूचर की बात हो रहा था, जिसमें कहा गया था कि अगर भविष्य सच होगा तो उसकी बेटी को लोग आकर मार देंगे। लेकिन जैसे बाकी के लोगों के साथ हो रहा था, वैसे ही इस बार भी हुआ। पविटा ने अपनी बेटी सीरी को देखा। अब किसी भी संकेत को ना हो इस भविष्यवाणी में, इसीलिए ट्रिस उसके हाथ पकड़कर उसको वहाँ से ले जाती है। वहाँ पहुँचने पर सीरी जंगल से किसी की चीख सुन लेती है। इस पर वो चीखती है और चली जाती है, और वहाँ एक पेड़ के नीचे एक जख्मी एल्फ के साथ बच्चे के साथ होती है। इस एल्फ का नाम था लारा। इसको याद रखना, ये नाम बहुत इम्पोर्टेंट है। ट्रिस उसके पास जाती है और पूछती है कि क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। लेकिन उसी समय लारा ट्रिस की गर्दन को पकड़ लेती है और एथलीन की भविष्य यानी वो फ्यूचर जिसे शिवानी कहते हैं शुरू हो जाती है, जो सीरी के लिए लिखा गया था। और अगर आप याद करते हैं तो सीजन 1 की शुरुआत में भी आपने ये भविष्यवाणी सुना ही होगा, जब सीरी चिल्लाई और बेहोश हो गई, जिसमें ये बताया गया था कि वो आएगी और सब कुछ बर्बाद कर देगी। इस समय सीरी पहले से बहुत परेशान थी, क्योंकि उसने बहुत तेज चिल्लाया और फिर केरमोरहेन के मेडेलियन ट्री में वो आवाज वाइब्रेट होने लगी, जो कि जिराल तक पहुंच गई थी। जब वो ट्री काट रहे थे और उस समय दोनों अपनी यादों से बाहर आ गए। जहाँ ट्रिस सीरी से डरने लगी तो सीरी उससे पूछती है कि क्या हुआ, क्या मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है। लेकिन ट्रिस उस समय कुछ कहने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि उसने अभी दृष्टियों में इस दुनिया का तबाही देख लिया था। जबकि सिंट्रा के दीवारों पर ऑनिस्टेलाइट्स के टुकड़े जुड़े और एक बड़ा मॉन्स्टर बन गया। माना कि जेराल्ट और सीरी को नुकसान नहीं पहुंचता है, लेकिन वो शिप से तेजी से उड़ जाते हैं।
जैसे ही उसने ये सब देखा, जेराल्ड को समझ में आ गया कि उसे बिना कुछ किए सीरी के पास जाना ही पड़ेगा। इसीलिए उसने स्ट्राइड से कहा कि जल्दी से एक पोर्टल बनाने को और केर मोरहेन भेजने को। यहाँ बेस्मेर ने म्यूटेशन के लिए सब तैयार कर लिया था और अब सीरी को उसमें इंजेक्ट करने की तैयारी थी। तभी जेराल्ड वहाँ पर पहुँच जाता है। अब क्योंकि जेराल्ड को पता था कि ये सारा प्रोसेस कितना दर्दनाक है, उसे पता था कि अगर सीरी यहाँ रुकती तो वो म्यूटेशन के लिए तैयार हो जाएगी। इसीलिए वो सीरी को यहाँ से ले गया। यहाँ एस्ट्रिड को सीरी के बारे में और जानना था, इसीलिए उसने पुराने किताबों में उसके खानदानों को ढूंढना शुरू किया। लेकिन ये पूरा खानदान की इतिहास क्वीन फियोना के साथ खत्म हुआ, जबकि सिंड्रा में कभी भी क्वीन फियोना नहीं थी। स्टार्टिंग में इस वक्त वो जंगल में आया था एक मॉन्स्टर ढूंढने जो स्टेलोसाइट से बना था। अब क्योंकि जेराल्ड को पता था कि ये सारे मॉन्स्टर सीरी के पीछे थे, तो क्यों ना उसे एक ट्रैप बनाया जाए और उसे एक हिल टॉप पर खड़ा कर देती है और थोड़ा इंतजार करके देखते हैं कि स्टेलोसाइट मॉन्स्टर उसे अटैक करता है या नहीं। इस लड़ाई के विजुअल्स बहुत अच्छे होते हैं। जेराल्ड ऑफ रिविया एक ही शॉट में मॉन्स्टर को 2 टुकड़ों में तोड़ देता है। उसने दुनिया के वॉर जीत ली, लेकिन इस लड़ाई में उसे अपने घोड़े को कुर्बान करना पड़ा। रोज सीरी जेराल्ड को बताता है कि जब वो मॉन्स्टर मुझे अटैक करने वाला था, मुझे महसूस हो रहा था कि वो मुझे कुछ करना चाहता है, मुझसे कुछ कहना चाहता है। उसका मकसद मुझे नुकसान पहुंचाना नहीं था। ये सुनकर जेराल्ड फिर से शॉक में चला जाता है, क्योंकि सबसे पहले उस मोनोलिथ के सब सीक्रेट्स और उसके मॉन्स्टर्स का पता लगाया गया था। केव छोड़ने के बाद इन सारी चीज़ों से जेराल्ड बहुत उलझा हुआ था। इसके बाद वो मैंजल टेम्पल जाता है इन सवालों के जवाब पाने और लैडर को सुरक्षित रखने के लिए। सच कहूँ तो इतना बड़ा कैसल देखकर मुझे हैरी पॉटर के हॉगवर्ट्स की याद आ गई थी। तुम इसके बारे में क्या कहते हो? तुम्हारे थॉट्स तुम कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। यहाँ से पता चलता है कि जेराल्ड ने अपने विचक्राफ्ट मैजिक को बचपन में यहीं से सीखा था। अब यहाँ में मैजिक से मतलब क्रिटिकल कंडीशंस में वो मॉन्स्टर्स को एक ही बार में मार देता है। विचर्स पूरी तरह से जादू में नहीं होते हैं, लेकिन इतनी बुरी स्थिति में अपने आप को बचाने के लिए कुछ सुरक्षा तंत्र प्रक्रिया शुरू हो जाती है। और यहाँ जेराल्ड ने अपनी सबक सीख लिया कि सीरी को अपनी केओस मैजिक को कंट्रोल करना सीखना ही होगा। इसके बाद उसने उसे नन्ही के पास लेके जाके वहाँ आराम करने के लिए कहा। इतना बड़ा मॉन्स्टर मारने के बाद वो थक गया होगा। इसके बाद सीन सीरी और नन्निका की तरफ ही शिफ्ट होती है। तो सीरी जेराल्ड से कहती है कि उसे यहाँ लेकर आया है केओस मैजिक को कंट्रोल करने के लिए। ये सुन के नैनी उसे पूछती है कि क्या केओस और डॉटर ऑफ केओस एक ही चीज़ है। अब यहाँ डॉटर ऑफ केओस का नाम इसलिए आया क्योंकि सीरी ने अपना विजन में काफ़ी बार नाम को सुना था और नैनी को पता था कि इसका मतलब क्या है। यहाँ नैनी उसे कहती है कि इन चीज़ों का सब विवरण समझने के लिए उसको वही इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने होंगे जो मैं देती हूँ, जिसमें सीरी सहमत है, जिसका नाम है यारा। इसके बाद यारा और सीरी लाइब्रेरी पहुँचते हैं। यहाँ सीरी एक ग्रीन बॉल देखती है जो ऑब्रिक्यूलम कहते हैं। इसमें एक पजल था, यानी कि रिडल, क्योंकि केओस सीखने के लिए तुम्हें स्टेप बाय स्टेप चीज़ें करनी पड़ती है, जिसमें नैनी जेराल्ड से मिलती है और उसे कहती है कि सीरी के पावर्स उसकी समझ के बहुत बाहर है। अब तक ऐसे कोई व्यक्ति या कोई विच उनके पास नहीं आया है। अगर सच में सीरी का एथलेनिक की प्रोफेसी से कोई कनेक्शन है तो तुम्हें जल्द से जल्द सीरी की सच्चाई का पता लगाना होगा। तब हम देखते हैं कि येनिफर भी सीरी के पीछे पड़ी होती है और इस वक्त वो जंगल विच के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करती थी। टेंपल को एक्सप्लोर करते वक्त येनिफर जेराल्ड से मिलती है। दोनों को एक दूसरे को देखकर बहुत हैरानी होती है। अब इतने दिनों के बाद वो मिले हैं तो एक किस होती है और थोड़ी बातचीत के बाद येनिफर को पता चलता है कि वो सरप्राइज चाइल्ड वो लड़की सीरी है। मतलब अब तीनों कहीं ना कहीं जुड़ गए हैं और यहाँ से
इन तीनों की टाइमलाइन एक हो जाती है। लेकिन सीरी को लगता है कि क्यों ना उन्हें अकेली बातें करने दिया जाए। शाम के वक्त था और जेराल्ड सोच रहा था कि येनिफर यहाँ क्या कर रहा है, जिसके ऊपर येनिफर ने कहा कि उसे कुछ पर्सनल काम था, इसलिए वो यहाँ आई थी। वही सीन रेंज की तरफ शिफ्ट हो जाती है, जिसका फॉरबिडन फायर का पावर था। उसे अपने बॉस से इंस्ट्रक्शन मिलती है कि उसे एक लैडर की ज़रूरत है, इसलिए वो केयर मोरहेम जाता है और उसे ढूंढता है, जहाँ उसकी टकरार होती है वेस्मेर के साथ। हाँ, उनके बीच में एक भयंकर लड़ाई हो जाती है, लेकिन बीच में उसने अपने फॉरबिडन फायर का इस्तेमाल किया और वेस्मेर को बहुत चोट पहुंचाई। इस बीच ट्रेस भी वहां पहुंच जाती है, लेकिन वक्त है तो रेंस वहां से विचर म्यूटेशन चुरा कर भाग जाती है। उसके बाद वो सीधा लीडियो के पास जाती है और उसे कहता है कि वो उसके बॉस से मिलना चाहती है। लीडियो कहती है कि उसे मिलने से पहले मुझे उसकी टास्क पूरी करनी है, मतलब सीरी को लाना होगा, और जितना मुझे पता है वो अभी मैंचल टेम्पल में है, तो वहाँ जाके सीरी को यहाँ लाओ। लेकिन रेंज कहता है कि वहाँ उसके साथ जेराल्ड भी है, तो मुझे वहाँ जाने के लिए एक बड़ा टीम की ज़रूरत पड़ेगी। मैं ये टास्क अकेला नहीं कर सकती। सीरी देखता है कि यहाँ यारा की किताब पढ़ी थी और वो उसे प्रोफेसी ऑफ एथलीन को पढ़ने के बाद सीरी को समझ में आ जाता है कि वो अपने विजन्स में इस प्रोफेसी को फैला रही होती है। बेसिकली इस वक्त रेंस और उसकी टीम पहुंच गए हैं, जो कि पहले से ही यारा को मार चुके हैं और अब वो सीरी के सामने खड़े हैं। तब तक जेराल्ड और येनिफर वहां पहुंचते हैं। उसने येनिफर को कहा कि वो सीरी को यहाँ से ले जाए, मैं इन सबको देख लूंगा। फिर एक बैरास लड़ाई होती है, जहाँ जेराल्ड सबके दांत तोड़ देते हैं, उन्हें चटनी बना देता है और कहता है कि बहुत मार खा लिया। फिर वो यहाँ से सीरी और येनिफर के कमरे में जाते हैं और छुप जाते हैं, लेकिन बीच में रेंज वहाँ पहुँचता है, जो अपने फॉरबिडन फायर का यूज करके दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करता है। तभी ऑर्बिकल चमकने लगता है, तो येनिफर सीरी को कहती है कि ऑर्ब मैजिक डिटेक्ट करना है, लेकिन अब उनके पास पावर्स नहीं थे। तो ये कौन था जिसके पास ये पावर था? तो यहाँ सीधा पॉइंट सीरी की तरफ होता है कि उसके केओस मैजिक के अंदर से ही आ रहा है। इसके बाद येनिफर सीरी को क्रैश कोर्स देती है पोर्टल बनाने के लिए। कहती है कि तुम इसे जल्दी बनाना सीख लो। दूसरी ओर हमारा जेराल्ड भी यहाँ सबकी चटनी बना रहे होते हैं। तब ये दोनों वहाँ से पोर्टल बना के चली गई थी। सीन काहिर मोरहेम में शिफ्ट हो जाती है। ट्रिस ने भी ये सब देखा, तो वो तिसिया के पास जाती है मदद मांगने के लिए, जहाँ वो तिसिया को बताती है कि सीरी के खून का एक बूंद पूरी दुनिया को बदल सकता है, लेकिन अगर वो गलत हाथों में पड़ गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी और दुनिया में तबाही मच जाएगी। इसके बाद सीन काहिर की तरफ शिफ्ट होती है, जो कि सिंट्रा में है, और यहाँ वो एल्स के सामने था। अब तक सब एल्स समझ चुके थे कि काहिर उनका पिताजी है, यानी वो उनसे लड़ने में बहुत अच्छे हैं। सिंट्रा के पूरे शो में एल्विन का जन्म पर सब बहुत खुशी होते हैं, लेकिन फिर काहिर फ्रेंजिना को बताता है कि कुछ दिनों में एम्परर सिंट्रा पहुंच जाने वाले हैं। लेकिन अब ये कौन सा एम्परर है? मैंने तुम्हें सीजन 1 के एंडिंग में बताया था। थोड़ा इंतजार करो, मैं फिर से बता दूंगा ये कौन है और ये लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं। उनके आदेश पर पूरा नीलगार्डियन काम करता है, और जब फ्रेंजिना को पता चला कि वो सिंट्रा आने वाले हैं तो वो बहुत एक्साइटेड होती है। इसके बाद सीन अगले दिन पर शिफ्ट होती है, और यहाँ काहिर को सिंट्रा का एक नया यूनिफॉर्म बन गया है। बेसिकली वो आर्मी का कमांडर बन गया था, और यहाँ ये दोनों सीरी के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन जारा उनकी बातें सुन लेती है, जो कि इस बेवकूफ़ के थ्रू डेक्स्टर के पास पहुंचता है। इसके बाद सीन एस्ट्रीड की तरफ शिफ्ट होती है, जो सीरी की सच्चाई को जानने के लिए कॉर्डिनर और फैन के पास पहुंचती है। अगर मैं थोड़ा इन दोनों के बारे में बता दूं,
तो ये विचर यूनिवर्स का गूगल बाबा है, जिसमें सारी जानकारी होती है। और थोड़ी जांच फेर करने पर इन दोनों एस्ट्रिड को बता देते हैं कि सीरी की खून में लारा डॉरन नाम की एक एल्फ की खून था। तब एस्ट्रिड पूछती है कि ये लारा डॉरन कौन थे। तो यहाँ फिर से किताबों का चक्कर लगाया जाता है, जिसमें पता चलता है कि जब इंसानों और एल्व्स के बीच युद्ध हुआ था तब उन्होंने एक वेपन बनाया था। लेकिन फिर कॉर्डिंजर बताता है कि किताब में कुछ गलत लिखा हुआ है, उन्होंने कोई वेपन नहीं बनाया था, उन्होंने एक योद्धा बनाया था जिसका नाम था लारा डॉरन, और उसने अपने मरने से पहले एक बच्चा जन्म लिया था और जाते जाते उसे इंसानों को एक श्राप दिया था कि मेरी अगली पीढ़ी तुम इंसानों को खत्म कर देगी। और सीरी वही 10वीं पीढ़ी है, मतलब वो सारे इंसानों को खत्म करेगी। येनिफर सीरी को उसके घर लाई, जो हमने सीजन 1 की एंडिंग में देखा था। ये वही घर था जहाँ वो बुढ़ी औरत ने सीरी को अपने घर ला कर गई थी। उस ओल्ड मैन ने जेराल्ड की मदद की थी, वो भी उसे इसी घर में लेकर आया था। लेकिन जब यहाँ पूछते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये लोग तो पहले ही मर चुके हैं और उन्हें फॉरबिडन फायर की शक्ति से मार दिया गया है। सीरी को इस बात का बहुत चिंता थी कि अगर कोई उसे मदद कर रहा है तो फिर उसको एंड में क्यों मार दिया जा रहा है। यहाँ येनिफर सीरी को बताती है कि हो सकता है ये नीलगार्डियंस होंगे और अब वो जेराल्ड को पकड़कर सिंट्रा ले जाएंगे, तो हमें सीधे सिंट्रा जाना चाहिए उनकी मदद करने के लिए। बेसिकली यहाँ येनिफर चाहती थी कि वो सीरी को ट्रैप में फंसाए और उसकी पावर्स हासिल कर ले, क्योंकि उसने वादा किया था फॉरेस्ट विच को कि वो दोनों अपने सफर पर निकलेंगे। लेकिन रास्ते में देखते हैं कि एक बड़ा टूटा हुआ ब्रिज है और बिना उसके वो आगे नहीं जा सकते। तो यहाँ पर येनिफर सीरी को कहती है कि आपने जादू से ब्रिज बनाए, लेकिन उसको नहीं पता कैसे करना है। और जब बात आती है कि जादू की, तो विचर यूनिवर्स में सिर्फ केओस मैजिक ही काम करता है, यानी एक हाथ देता और दूसरे हाथ लेना होता है। यानी जहाँ एक तरफ अच्छाई है वहीं दूसरी तरफ बुराई भी होगी। सीरी को ब्रिज बनाने में कामयाबी मिलती है, लेकिन उसकी आंखों से खून निकलने लगते हैं। इस वक्त सीरी को बहुत दर्द होती है और इसीलिए वो बहुत तेज चिल्लाने लगती है, जिसके चलते वो लोग नदी की दूसरी ओर टेलीपोर्ट हो जाते हैं। मतलब अब सीरी ने अपने आवाज से पोर्टल्स खोलने और टेलीपोर्ट करने की सीख लिया था। दूसरी तरफ जेराल्ड मदद के लिए येस्कीर के पास जाता है। हाँ, उनमें येनिफर की वजह से झगड़ा हुआ था, लेकिन अब वो पुराने दोस्त हैं, तो वो सारी पुरानी बातों को भूल जाते हैं सिर्फ सीरी को ढूंढने के लिए। तब येस्कीर जेराल्ड को बताता है कि जब मैं येनिफर से मिली थी तो वो अपने पावर्स खत्म होने की बात कर रही थी, लेकिन मेरी जानकारी के मुताबिक उसकी पावर्स पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। लोग उसके चारों तरफ थे, लेकिन उसने एक मंत्र बोला और वो गायब हो गई। उसके मंत्र में किसी फॉरेस्ट माँ की बात का जिक्र किया गया था। जैसे ही जेराल्ड ये सुनता है, उसको समझ आ जाता है कि अब येनिफर ने सच में अपनी पावर्स खो दिए हैं, क्योंकि ये वही मंत्र है जो फॉरेस्ट विच से मिलने पर मिलती है जब हम कुछ खो देते हैं। इस विच का नाम था वेल्कमेर और वो सिर्फ व्यापार करती थी। कई सालों पहले इन विचेस ने वेल्कमेर को उस घर में बंद कर दिया था। बेसिकली विलमेकर एक ऐसा भूत था जो लोगों के दुख और तकलीफ में मजबूत था और लोगों की मदद करने की बजाय उन्हें परेशान करता था ताकि उसकी शक्ति बढ़े और वो उस घर को तोड़कर वहां से निकल जाए। और धीरे धीरे सारे रस्सियां जुड़ने लगती है और जेराल्ड को अब समझ आता है कि सिंट्रा के मोनोलिथ का ये सब उसी के कारण हो रहा है। वो सीरी को अपनी तरफ बुलाने के लिए मोनोलिथ को यूज कर रहा है। तो हो या ना हो, सीरी को वो लोग जरूर सिंट्रा लेके जाएंगे, लेकिन वहाँ जल्दी पहुँचने के लिए उनके पास कोई घोड़ा या सवारी नहीं था, क्योंकि रोड्स को तो वो स्टेरिसाइड से बना हुआ फ्लाइंग मॉन्स्टर ने मार दिया था। लेकिन खुशकिस्मती ये है कि जब वो जंगल में आगे बढ़ते हैं तो वही बोन्स मिलता है जो कि केरोल की मदद में गोल्डन ड्रैगन को मारना सीखा था। और फिर वो सब साथ में सिंट्रा की तरफ बढ़ने लगते हैं। वही सीन येनिफर और सीरी का है। येनिफर सोचती है कि क्या सही है एक मासूम जिंदगी को कुर्बान करके अपनी पावर्स हासिल करना, लेकिन
वेल्मर की आवाज ये कहती है कि जो भी तुम कर रहे हो वो सही है, जल्दी से सीरी को मेरे पास लाओ। और इन चीजों के उलझन में येनिफर उसे सिंड्रा ले जाती है। लेकिन यहाँ कहानी में एक ट्विस्ट आता है। जब येनिफर वेल्कमेर की आवाज को सुन रही थी तो सीरी ने भी उसका हाथ पकड़ लिया था। सीरी को माइंड रीड करने की शक्ति थी, तो सीरी को ये पता चलता है कि येनिफर उसको अपने भले के लिए सिंड्रा ले जा रही है। लेकिन थोड़ी देर बाद जब येनिफर में होश में आती है और सोचती है कि जो भी वो कर रही है वो गलत है, इसलिए वो सीरी को वहाँ नहीं ले जाएगी। लेकिन सीरी उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी और उसके बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। येनिफर सोचती है कि इस स्थिति में सिर्फ जेराल्ड ही उसका मदद कर सकता है, लेकिन सीरी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं थी या उसके साथ जाने के लिए तैयार थी। वो पहले ही इन चीजों से अपसेट थी, इसलिए एक बार चिल्लाती है और इस चिल्लाने से सिंट्रा की जमीन पर एक बैरियर बन जाता है। अब बैरियर इतनी बड़ी थी कि पैलेस पर खड़े नीलगार्डियन सैनिक उन दोनों को खुले में देख लिए थे और इसीलिए वो लोग उस पर हमला करने शुरू करते हैं और उन्हें बंदी बनाकर ले जाते हैं। लेकिन फिर जेराल्ड एक वीर गति से वहां आता है और वो उनके साथ लड़ने चला जाता है। जेराल्ड पहले ही येनिफर से गुस्से में था क्योंकि उसने सीरी का इस्तेमाल करने का सोचा और उसके बाद वो येस्किर से कहा कि वो सीरी को कैर मोरहेन ले जाए और वो खुद वहां जाकर वेल्कमेर को मारने जाता है। इसी कहानी में एक और ट्विस्ट आता है जहां ट्रेसिया डी एवरेज और विल्सफोर्ड का चक्कर चल रहा था। वो एक दूसरे से प्यार करते थे और एक रात में वो ट्रस्ट बता देते हैं, जो कि ट्रेसिया ने बोला एक बूंद सीरी के खून से विचर म्यूटिसन बन सकता है, तो वो ये बात विल्सफोर्ड को भी बता देता है। सीन ब्रदरहुड में शिफ्ट होता है जहां डेक्स्टर अपने दोस्तों को बताता है कि ये एल्विन लड़की हमारे लिए एक बड़ा खतरा पैदा कर रही है, तो हमें उसके बारे में कुछ पता लगाना होगा। यहाँ लिडिया विचर म्यूटेशन के साथ एक्सपेरिमेंट शुरू करती है। उसको पता था कि उसमें सीरी का खून है, इसीलिए वो इस खून को ट्रैक करेगी और उसको लोकेट कर पाएगी और इसी से उस लेडी की चेहरा पूरी तरह से जल जाती है। उधर फ्रांसिस सिंट्रा में थी, जो अभी अभी एक न्यूबॉर्न बेबी को जन्म दिया था, मतलब एक एल्विन बेबी। पहले इन एल्व्स का मकसद नीलगार्डियंस के साथ लड़ना था, लेकिन जब उसने एक बेबी जन्म दिया तो वो फ्रेंच मोड में बदल गया और कहती है कि वो अपने बेबी को पालेगी और वो सभी लड़ाइयों में शामिल नहीं हो सकती। इस बात को सुनते ही फ्रांजिला बहुत परेशान हो जाती है क्योंकि उसने सोचा था कि नीलगार्डियंस और एल्व्स सब मिलकर लड़ेंगे और अगर ये नहीं हुआ तो फिर एम्परर मुश्किल में पड़ जाएंगे। फ्रांजिला समझ जाती है कि अब उसको वो आसानी से नहीं निकल पाएगी, इसलिए उसको अपनी उंगली घुमानी पड़ेगी। अगर वो एम्परर को शांत करना चाहता है तो उसके बारे में सिर्फ अच्छी चीजें ही बताएगी। बेसिकली यहाँ काहिर एम्परर के स्पेशल थे और जब काहिर वहाँ नीलगार्डियंस के साथ बैठे थे तो फ्रेंजिला उनको एक एक करके मार देती है और काहिर को धमकाती है कि अगर तू मुझे कहने वाले अच्छी चीजें नहीं कहेगा एम्परर के बारे में तो मैं तुझे भी मार दूंगी। यहाँ डारा जो डेक्स्टर की बेवकूफ़ी को सारी जानकारी देता था, उसको भी और डबल एजेंट की तरह काम करने की मन नहीं था क्योंकि उसको अपनी जिंदगी की परेशानी भी महसूस होने लगी थी। इधर रेडकॉन ने देखा कि कोई आया और फ्रांसिस्का की बेटी को मार दिया। इसको देखकर फेलामेंडल और फ्रांसिस्का अपनी बेटी को हाथ में लेकर बहुत तेज रोते हैं। फ्रांसिस्का भी इस सब को देखकर बहुत डर गई थी। अब वेल्कमेर की तरह जो लोगों के डर और तकलीफ पर शक्तिशाली थी, इन दोनों प्रॉब्लम से उसकी शक्ति बढ़ने लगी और अब जेराल्ड और येनिफर वो हट तक पहुंचते हैं। ये देखते हैं कि सीरी उसी के वश में आ जाती है और अपने एक सपने में पहुंच जाती है जहां पर वो सबसे पहले ही मोज़ेक से मिलता है, जो कि उनके राज्य का जादूगर और उसका बॉडीगार्ड भी था। साथ ही उसके सारी फैमिली मेंबर्स अभी तक जिंदा है। फिर सीन शिफ्ट होती है जेराल्ड और येनिफर पर, जहाँ पर येनिफर ये कहता है कि जेराल्ड मेरे को माफ कर देना, आज इन सब चीज़ों के लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ, मैं ही सीरी को खतरों में डालना चाहती थी। लेकिन जेराल्ड येनिफर को सांत्वना देता है और कहता है कि अपने आप को दोषी मत बनाओ,
जो हुआ वो होना ही था। इसके बाद हम ये देखते हैं कि सीरी वेस्मेर को मारना चाहती थी, इसीलिए वो उसके रूम में जाके उस चाकू से उस पर हमला करने ही वाली थी कि तभी वहाँ पर जेराल्ड आ जाता है और उसको रोक लेता है। सीरी जल्दी ही वो चाकू जिससे कि विचित को मारा जा सकता था वो छुपा लेती है और जेराल्ड को ये बताती है कि वो अपने सपने में एक बुरी औरत को देखती है। ये सब सुनने के बाद जेराल्ड अपना अंदरी शक्ति यूज करता है और उसे पता चल जाता है कि सीरी के अंदर जरूर कुछ बुरी शक्तियां हैं, जिसके चलते वो ऐसा कर रही है। इसी के बीच सीरी को जैसे ही मौका मिलता है वो उसी तलवार से जिससे कि सारे विचेस को खत्म कर सकते थे उसे जेराल्ड को घायल करके वहाँ से भाग जाती है। अब वेस्मीर ये सब देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है कि इस सीरी को तो अब मारना ही पड़ेगा और वो अपने सारे विचेस को ये आदेश देते हैं कि सीरी को पकड़ के लाओ। लेकिन जेराल्ड उन सबको ये मनाता है कि सीरी ये सब अपने आप नहीं कर रही है, उसमें जरूर कोई बुरी शक्ति है और सीरी के अंदर भी कुछ शक्तियां हैं जिससे कि हम ये सब रोक सकते हैं। इसीलिए जेराल्ड उनसे कुछ समय मांग लेता है और उसको उसके बॉडी से अलग करने का वादा करता है, जो सुनकर विस्मय राजी हो जाता है। अब दूसरी तरफ भले ही येनिफर की सारी शक्तियां खत्म हो चुकी थी, लेकिन वो पोशंस बनाने में बहुत माहिर थी, इसीलिए वो सारे घायल हुए सैनिकों के लिए पोशंस बनाती है और एस्किर को एक रूबी जैसा स्टोन देती है और कहती है कि ये गुड लक के लिए है, जाकर ये जेराल्ड को दे दो, ये उसे हर बुरे वक्त में सहायता करेगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर हम डारा को देखते हैं, जो कि फेलामेंडल और फ्रांसिस्का को ये बताती है कि वो रेडानिया के राजा के लिए एक डबल एजेंट जैसे काम करती थी और शायद उसकी बेटे की मौत की वजह भी वही है। लेकिन वो ये भी बताती है कि उसकी बेटे की मौत के पहले दिन ही वो ये काम छोड़ दी थी। लेकिन फ्रांसिस्का ये सब सुनकर बहुत गुस्सा हो जाती है। अब फ्रांसिस्का बदला लेने के लिए अपनी कुछ आदमियों के साथ वो रेडेनिया जाती है और वहाँ पर जाकर वो सारे बच्चों को खत्म करने की सोचती है। चाहे वो एल्फ क्यों ना हो, लेकिन उसके पास भी बहुत जादुई शक्ति थी और उसी को काम में लगाकर वो अपना बदला लेती है। कुछ दिन शिफ्ट होकर हमें फ्रेंजिला और काहिर को दिखाया जाता है, जो कि एम्बर के लिए वेट कर रहे थे। एम्बर को व्हाइट फायर भी कहा जाता है क्योंकि वो बहुत ही शक्तिशाली है। इधर फ्रेंजिला काहिर को कहता है कि सेंट्रा से फ्रांसिस्का और फिलामेंडल निकल चुके हैं, अब तो युद्ध मुमकिन है। तभी काहिर कहता है कि तुम टेंशन मत करो, मैं व्हाइट फ्लेम को ये सब बता दूंगा और ऐसे बताऊंगा कि उनको लगे कि फ्रांसिस्का की वजह से ही फ्रेंजिला की बेटी की मौत हुई है, जिसके चलते वो लोग ये युद्ध कर ही नहीं पाएंगे। और साथ ही साथ हम रेडानिया को भी इसमें शामिल कर देंगे और उन लोगों का तो उससे पुराना दुश्मनी है क्योंकि वो पहले नीलगार्डियंस का दुश्मन रह चुका है। अब यहाँ पे सीन शिफ्ट होकर हम सीरी को देखते हैं, जो कि कैन मोहरेन में एक ट्री के पास जाता है और वहाँ पर जाकर वो पुराने विचर्स के मॉडल्स को देखता है। तभी यहाँ पर जेराल्ड और बाकी के विचर्स आ जाते हैं ताकि वो लोग सीरी को पकड़ सके। लेकिन सीरी जैसे ही इन सबको देखती है वो जोर से चीखना शुरू करती है और उसके चीखने पर ये जो पेड़ था ये 2 हिस्सों में बांट जाता है और उसमें से वुड निकलकर, जो कि बहुत शार्प होते हैं, इस विचर्स की तरफ जाने लगते हैं। अब यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि ये ट्री में भी असल में एक मोनोलिथ था, जिसके चलते सीरी के पावर्स से ये एक्टिवेट हो चुका है। अब जैसे ही ये पीसेस ऑफ वुड इन विचर्स की तरफ भागने लगते हैं, ये विचर्स भी अपनी शक्ति इस्तेमाल करके एक प्रोटेक्शन शील्ड बना लेते हैं और किसी तरह से इनसे बच जाते हैं। लेकिन सीरी तो इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाली थी, इसलिए वो फिर से चीखती है और उसी फटी हुए जमीन से 2 बड़े बड़े बेसिलिक मॉन्स्टर निकल आते हैं, जिन्हें देखकर विचर्स थोड़ी घबरा जाते हैं, पर वो लोग अभी तैयार हो जाते हैं उससे लड़ने के लिए। लेकिन ये 2 मॉन्स्टर इन सभी पर हावी पड़ रहे थे। दूसरी ओर जेराल्ड जाकर सीरीज के शरीर से वो डेथलेस मॉन्स्टर की आत्मा को निकालने की कोशिश करते हैं और वो लोग वेस्मीर की मदद से अपने चारों ओर एक प्रोटेक्टिंग शील्ड बना लेते हैं। अब इधर विचर्स एक एक करके घायल हो रहे थे। जब सारे विचर्स घायल हो जाते हैं तब वेस्मीर ये देखकर मैदान में उतरने का सोचता है, लेकिन तब सीरी और जेराल्ड के चारों ओर की जो प्रोटेक्शन शील्ड थी वो टूट जाती है और ये सब देखकर वेस्मीर को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि ये सारे उसके बेटे जैसे थे और आज सीरी की वजह से ये सारे घायल हो चुके हैं।
इसीलिए वो फटाक से सीरी पर हमला करने ही वाले होते हैं कि तब जेराल्ड उसको रोक लेता है। और दूसरी ओर सीरी ये देखती है कि उसके मम्मी पापा अभी भी जिंदा है, लेकिन तभी उसको अचानक से जेराल्ड की आवाज आने लगती है। इधर मोज़ाइक उसको अपने मम्मी पापा से मिलाती है, लेकिन उसको ये लगता है कि ये लोग अभी भी जिंदा कैसे हैं, क्योंकि वो लोग तो बहुत साल पहले ही गुजर गए थे। तभी उसको समझ में आता है कि जेराल्ड असल में असली दुनिया से उसको पुकार रहा था। अब ये सब एक्चुअली में डेथलेस मदर का ही प्लान था, ताकि सीरी अपने अनकॉन्शियस माइंड में समय बिता दे और वो इधर सारी विचर्स को मार सके। फिर सीरी फिर से वापस जाकर जेराल्ड और वेस्मेर को मारने के लिए और एक बहुत बड़ा बेसिलिक मॉन्स्टर निकालता है। अब ये मॉन्स्टर एकदम से जेराल्ड के पीछे पड़ जाता है और वो जेराल्ड को बहुत पीटता है। यहाँ पे हमें एक जबरदस्त एक्शन सीन भी दिखाई जाती है और जेराल्ड आखिर तक किसी तरह इस मॉन्स्टर को ऊंचाई से नीचे गिरा देता है, जिसके चलते ये मॉन्स्टर मर जाता है। उधर सीरी के सपनों की दुनिया में वो अपने मम्मी पापा के साथ कुछ वक्त बिताती है, लेकिन तभी भी उसको जेराल्ड की आवाज आती ही रहती है। दूसरी ओर हम ये देखते हैं कि जेराल्ड उस मॉन्स्टर को मारने के बाद ही तुरंत फिर से कैर मोरहेन में अंदर आता है, लेकिन दूसरी ओर वेस्मेर इतना गुस्सा हो जाता है कि वो सीरी के पेट में एक तलवार से वार कर देता है और तभी जेराल्ड आकर उसको रोकता है, लेकिन तब तक तो लेट हो चुकी थी। इधर सीरी अपने पावर से उस वोंड को हील कर लेती है। दूसरी ओर येनिफर एक पोशन बना के लाती है सीरी के लिए, जो कि पहले तो असर नहीं करता है। सिचुएशन देखकर ऐसा लग रहा था कि पूरा मामला हाथ से बाहर निकला जा रहा है। तभी जेराल्ड सभी को बताता है कि इसको हम जितना गुस्सा से काम करेंगे उतना ही इस डेथलेस मदर का पावर बढ़ता जाएगा, इसीलिए हमें बहुत ही ठंडे दिमाग से और प्यार से सीरी से बात करना पड़ेगा। ये सब सुनकर बाकी के लोग राजी हो जाते हैं। तभी येनिफर कहता है कि उसको अभी बाहर लाने के लिए फाइनली विसल की जरूरत पड़ेगी। अब विसल की मतलब खून होता है। अब ये बोलकर येनिफर अपना ही हाथ काट कर सीरी के बॉडी से डेथलेस मॉन्स्टर को निकालने की कोशिश करती है और हाथ काटते ही वो कुछ मंत्र पढ़ना शुरू करती है, जिससे कि सीरी को तकलीफें होनी शुरू होती है। दूसरी ओर सीरी के सपनों की दुनिया में उसके दादी, उसके मम्मी पापा सब रेत जैसे धीरे धीरे फेड होने लगते हैं, यानी कि येनिफर का जादू काम कर रहा था। कुछ देर जाते ही सीरी के बॉडी से डेथलेस मॉन्स्टर निकल जाते हैं और येनिफर के बॉडी में समा जाता है। ये किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तभी जेराल्ड कहता है कि हमें येनिफर को बचाना ही होगा और वो सीरी से कहता है कि तुम जल्दी से एक पोर्टल खोलो ताकि हम वहाँ पर इसको ले जाकर ठीक कर सके। लेकिन गलती से येनिफर की जगह वो तीनों ही वहाँ पर पहुँच जाते हैं, यानी जेराल्ड और सीरी भी येनिफर के साथ उस दुनिया में पहुँच जाते हैं। जिसके बाद येनिफर के बॉडी से डेथलेस मॉन्स्टर अलग तो हो जाती है, लेकिन वहाँ पर कुछ सैनिक आने लगते हैं और उनका लीडर ये चिल्लाता है कि हम सीरी को हमारे कब्जे में कर लेंगे और उसको हमारे हिसाब से यूज भी करेंगे। तभी जेराल्ड सीरी से कहता है कि तुम जल्दी से और एक पोर्टल खोलो और तभी सीरी जोर से चीखती है और वो तीनों ही ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। वो लोग फाइनली कैर मोरहेन पहुंच जाते हैं और वहां पर आकर सब कुछ धीरे धीरे ठीक होने लगता है। सीरी तो पहले से ही ठीक हो रही थी, साथ ही येनिफर का पावर भी वापस आ चुका था, जिससे वो सारे सैनिकों को ठीक करने लग रही थी। दूसरी तरफ शीन शिफ्ट होकर हमको ये दिखाया जाता है कि तिसिया दूसरे देशों के राजाओं के साथ मीटिंग में बैठी है और वो उनको कहती है कि सीरी हमारे लिए एक खतरा है, तो हमें उसको जल्द से जल्द खत्म करना होगा। और फिर दूसरी तरफ हमें ये दिखाया जाता है कि फ्रांसिस्का, एलेमेंटल और फ्रेंजिला बैठकर अपने एल्फ्स के साथ बातचीत कर रहे थे। तभी वहाँ पर एंड्रू को पकड़ के लेके जाता है और वो कहता है कि सीरी को हम इतने आसानी से नहीं मार सकते हैं, क्योंकि उसके शरीर में एल्डर का ब्लड है, यानी हमारे एल्फ्स के 10 पीढ़ियों पहले की ब्लड, जो कि एक खास तरह के वॉरियर हुआ करते थे और वो बहुत शक्तिशाली होते थे। अब हमें ये दिखाया जाता है कि ये सब बातें एक आउल बैठकर सुन रहा था। ये आउल एक्चुअली में डेक्स्टर का एक खुफिया परिंदा होता है, जिसका नाम होता है फिलिप। वो असल में एक जादूगरनी होती है जो कि अपना रूप बदल सकती थी और वो ये सब खबर आकर डेक्स्टर को दे देती है। फिर ये सब सुनने के बाद डेक्स्टर उसको आदेश देता है कि जाकर यस्कर को पकड़ के लाओ। दूसरी ओर हमें ये दिखाया जाता है कि जेराल्ड अभी
सीरी और जेनिफर के साथ बात भी कर रहा था। वहाँ पर वो उन दोनों को बताता है कि किस तरह से डेथलेस मदर ने सीरी को पजेस किया था और उसका सिर्फ एक ही मकसद था, वो अपनी दुनिया में वापस जाना चाहती थी और सिर्फ सीरी ही थी जो ये काम कर सकती थी। फिर सीन शिफ्ट होकर हमें व्हाइट फ्लेम को दिखाया जाता है और ये और कोई नहीं बल्कि डोनी होता है, जो कि सीरी का पिताजी होता है। अब यहाँ पर हमें एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर कि हमें ये पता चलता है कि जहाज डूबने की वजह से सिर्फ और सिर्फ पवेटा का मौत हुआ था। टोनी बच गया था और वो सीधा यहाँ आकर रह रहा था। अब हालांकि कलांथे को ये सारी बातें पता था, लेकिन वो कभी ये सब सीरी को नहीं बताई क्योंकि वो सीरी से बहुत प्यार करती थी और वो उसको अपने पास ही रखना चाहती थी, जिस कारण वो इस पूरी बात को उससे छुपा कर गई थी। फिर हम देखते हैं कि व्हाइट फ्लेम यानी टोनी सिंट्रा आता है फ्रेंजिला और कहेर से मिलने, जहाँ पर फ्रेंजिला ये कहता है कि फ्रांसिस्का की बेटी की मौत सिर्फ और सिर्फ सीरी की वजह से और फ्रांसिस्का की वजह से होता है, लेकिन टोनी ये बात मानता नहीं है क्योंकि उसको खुद पता था कि उसकी बेटी को मारने के लिए आदेश उसने खुद ने दिया है, यानी ये लोग झूठ बोल रहे हैं। और तभी वो अपने सारे सैनिकों को आदेश देते हैं कि इनको पकड़ लो और जेल में बंदी कर दो। ये बदले लेने के लिए वो ये सब कर रहा था, लेकिन क्या ये बात सच है? ये तो बस हमारा असम्पशन है। आपको क्या लगता है क्या होने वाला है? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और साथ ही साथ अगर आपने इस वीडियो को पूरी देखी है तो लाइक करना मत भूलना, और अगर आप इस चैनल में न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि ऐसे ही नए नए सीरीज और मूवीज़ के एक्सप्लेनेशन लेके हम आते हैं हर हफ्ते, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।